क्या आपने कभी गुलामों के कारोबार के बारे में सुना है? तारीख में जाएं तो कई साम्राज्यों ने गुलामी प्रथा का पालन किया है और मुस्लिम साम्राज्य भी इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि कुरान में मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों को गुलाम बनाने की इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए कोई मुसलमान किसी आजाद मुसलमान को पकड़कर उसे गुलाम नहीं बना सकता या उसे गुलामी में नहीं बेच सकता। लेकिन इस्लाम से पहले गुलामी की प्रथा अरब समाज का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। यही वजह है कि इस्लाम में मनाही के बावजूद भी गुलामी प्रथा फलती फूलती रही। खैर, आज हम आपको एक ऐसे गुलाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक बड़ी साम्राज्य का शासक बनने के बाद भी गुलाम ही रहा। जी हाँ, हम आपको 2 बार बिकने वाला उस गुलाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिल्ली में सिंहासन पर बैठा और मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख डाली। इस कहानी को आप आखिर तक देखिएगा, आपको कई अहम जानकारियां जानने को मिलेंगी जो इससे पहले आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। चलिए, बिना देर किए हुए आपको उस गुलाम बादशाह के बारे में तफसील से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। इस कहानी को जानने के लिए हमें 800 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में सुल्तान मोइनुद्दीन गौरी अफगानिस्तान के शहर और अपनी राजधानी गजनी में विलासिता की महफिलें सजाते थे और अपने सलाहकारों की साझेदारी की बातें सुनते थे। इस तरह की एक पारंपरिक महफिल सजी हुई थी और वहां मौजूद सभी अपने प्रदर्शन और हाजिर जवाबी और छंदों और गजलों के साथ बादशाह का मनोरंजन कर रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे। इसके बदले में उन्हें तोहफे भी नवाजे जा रहे थे। उस रात सुल्तान गौरी अपने दरबारियों और अपने गुलामों को उपहार, जवाहरात और सोने चांदी से मालामाल कर रहे थे। उनमें से एक दरबारी और गुलाम ऐसा था जिसने दरबार से बाहर आने के बाद अपना सारा इनाम अपने से कम हैसियत रखने वाले तुर्कों, पहरेदारों, सफाई करने वालों, गुलामों और दूसरे काम करने वाले को दे दिया। ये बात जब फैली तो सुल्तान के कानों तक भी पहुंच गई और उनके मन में इस दरिया दिल इंसान के बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर ये उतार व्यक्ति है कौन। सुल्तान को बताया गया कि ये उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। गौरी साम्राज्य के इतिहासकार मिनहाजुल सिराज ने भी इस घटना का जिक्र अपनी किताब तबक़ात-ए-नासिरी में किया। उन्होंने न केवल ऐबक का दौर देखा बल्कि उनके बाद सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन का भी दौर देखा। मिनहाजुल सिराज लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी को एक ऐबक की उदारता ने बहुत प्रभावित किया, बहुत इम्प्रेस किया और उन्होंने ऐबक को अपने करीबियों में शामिल कर लिया और उन्हें सिंहासन और दरबार के महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने लगे। यहाँ तक कि वो साम्राज्य के बड़े सरदार भी बन गए। उन्होंने अपनी प्रतिभा से इतनी तरक्की कर ली कि उन्हें अमीर आखौर बना दिया गया। अमीर आखौर उस समय शाही स्तबल के दरोगा का पद होता था और इसकी बहुत अहमियत थी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के 2nd एडिशन में इसे 1000 का सरदार कहा गया, जिसके अधीन 3 सरदार होते थे जिन्हें 40 का सरदार कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक वो मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने भारत में एक ऐसी सल्तनत स्थापित की जिस पर अगले 600 सालों तक यानी 1857 के गदर तक मुस्लिम शासक शासन करते रहे। उन्हें गुलाम सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास में इतिहासकार प्रोफेसर नजफ हैदर का कहना है कि उन्हें या उनके बाद के बादशाहों को गुलाम बादशाह नहीं कहा जा सकता है, उन्हें तुर्क या ममलूक कहा जा सकता है। दक्षिण एशियाई इस्लाम के प्रोफेसर मोइन अहमद निजामी बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ताल्लुक तुर्की के ऐबक कबीले से था और बचपन में ही वो अपने परिवार से अलग हो गए और गुलाम बाजार में बेचने के लिए उन्हें नीशापुर लाया गया। एक शिक्षित व्यक्ति काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने उन्हें खरीदा और उनके साथ अपने बेटे की तरह व्यवहार किया और उनके शिक्षा और सैन्य परीक्षण की उचित देखभाल की। इतिहास की प्रसिद्ध किताब तबक़ात-ए-नासिरी में मिनहाजुल सिराज ने लिखा है कि ऐबक के नए अभिभावक काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोई और नहीं बल्कि इमाम अबू हनीफा के वंशजों में से थे और वह नेशापुर और उसके आसपास के इलाके के शासक थे। वो लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ने काजी फखरुद्दीन के सेवा के साथ उनके बेटों की तरह कुरान की शिक्षा हासिल की और घुड़सवारी और तीरंदाजी का भी परीक्षण किया, इसलिए कुछ ही दिनों में वो माहिर हो गए और उनकी तारीफ होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि काजी फखरुद्दीन की मौत के बाद उनके बेटों ने ऐबक को फिर से एक व्यापारी को भेज दिया जो उन्हें गजनी के बाजार में ले गया, जहां से सुल्तान गाजी मुइजुद्दीन साम यानी सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उन्हें खरीद लिया। कुतुबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो तुर्की के ऐबक कबीले के थे, लेकिन उनके पिता और कबीले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इतिहास की किताबों में उनके जन्म की तारीख 1150 दर्ज है, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि तुर्की भाषा में ऐबक के मायने चंद्रमा या स्वामी या मालिक होता है और कहा जाता है कि इस कबीले के ये उपमान इसकी सुंदरता के कारण मिलता है, यानी इस कबीले के लोग महिलाएं और पुरुष दोनों ही बहुत खूबसूरत होते हैं।
लेकिन कुतुबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो इतने सुंदर नहीं थे। खैर, अब चलिए जानते हैं कि कुतुबुद्दीन का भारत में कैसे और क्यों आना हुआ। दरअसल जब मोहम्मद गौरी ने भारत की तरफ अपना रुख किया तो ऐबक ने तराइन की दूसरी जंग में युद्ध कौशल दिखाया, जिसके बाद गौरी की जीत हुई। हालांकि पहली जंग में गौरी की हार हुई थी। पहली जंग राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई, जिसमें गौरी हार गया था। पहली हार के बाद गौरी ने सबक लिया और दोबारा जीत हासिल हुई। अपनी जीत से खुश होकर गौरी ने ऐबक को सेना में कई महत्वपूर्ण पद दिए। उस जंग के बाद से भी भारत में ऐबक के राजनीतिक जीवन का आगाज हो गया। साल 1206 में मुइजुद्दीन गौरी की मौत के बाद ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुए। चूंकि मोहम्मद गौरी के अंतिम समय तक उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, इसलिए उस दौर में सर्वोच्च गुलाम को ही शासक बना दिया गया था। ऐबक ने अपनी पूरी जिंदगी मोहम्मद गौरी की विस्तार नीति का पालन किया। अपने शासनकाल में उन्होंने 1193 में अजमेर के अलावा हिंदू राज्य सरस्वती, समाना, कहरान और खांसी को जीतकर अपना झंडा फहराया। इसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद को चंद्रवार के युद्ध में हराकर दिल्ली को जीत लिया। 10 से 12 महीनों के अंदर ही ऐबक ने राजस्थान से गंगा जमुना के संगम तक के लिए इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। ऐबक को वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का बहुत शौक था। यही वजह थी कि उसने 1199 में मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार के साथ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की नींव भी रखी। अजमेर में जीत हासिल करने के बाद ऐबक ने मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। यह उत्तर भारत में बनी पहली मस्जिद थी। खैर, 1210 में पोलो खेलते समय एक दुर्घटना में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। वो घुड़सवारी करते समय गिर गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें अनारकली बाजार के पास लाहौर में दफनाया गया था। बाद में एक और गुलाम इल्तुतमिश ने उनकी जगह ले ली, जो सुल्तान के बराबर पहुंचे, और इस तरह गुलाम साम्राज्य का विस्तार हुआ। बहरहाल, कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर आज के दौर में सबकी अलग अलग धारणाएं। कोई उन्हें क्रूर शासक कहता है जिसने अपनी सल्तनत रखने के लिए हजारों कत्ल कर डाले, तो किसी के लिए वो महान योद्धा है। आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर क्या सोच है, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।